नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे हो? मस्त हो? दोस्तों, तैयारी कैसी चल रही है? क्लासें पूरी ले रहे हो प्रिपेयर या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लग रही है क्लास, ज़रूर बताइएगा। आज सेकेंड चैप्टर की ये चौथी क्लास है या फिर पांचवी क्लास जो भी है, राजा किसान और नगर, यानी दूसरा चैप्टर है। ये भी अब 2 क्लासों में शायद फिनिश कर दूंगा। तो आपको क्या करना, पूरा वीडियो वॉच करना। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आज का वीडियो शुरू करता हूं देरी किए बगैर। और आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं और आज टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य, जो प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण एक काल माना जाता है, गुप्तोत्तर काल या फिर गुप्त काल। ठीक है, इसके बारे में बात करें। ये है 275 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। ठीक है, 275 ईस्वी से 250 ईस्वी तक। ठीक है, 275 ईस्वी से 250 ईस्वी तक आपका इसका काल रहेगा, गुप्त काल का। इसमें पहला शासक हुआ श्री गुप्त। श्री गुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड जो शासक हुआ वो हुआ घटोत्कच। घटोत्कच, इसके बारे में भी इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी बोर्ड जो किताबें हैं उसमें इतना कुछ विवरण नहीं दिया हुआ, लेकिन उसका नाम स्पेसिफिक ये आता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है संस्थापक। और लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है उसको माना गया, यानी गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना गया। लेकिन वास्तविक ना पूछे और संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त आएगा। आपको सभी को पता है श्रीगुप्त है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, इसका काल है 319 से 335। किसका? चंद्रगुप्त फर्स्ट का। ठीक है, और चंद्रगुप्त इन्होंने उपाधि ली थी, वो थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि ली, महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि ली। ठीक है, किसने? श्री चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। और 319 से 320 में क्या हुआ, इन्होंने एक गुप्त संवत के नाम से एक मतलब संवत चलाया, गुप्त संवत। 319-20 में गुप्त संवत चलाया। और ये इसके बारे में हो गया। आगे देखें समुद्रगुप्त। 375 ईस्वी से 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। ठीक है, और ये समुद्रगुप्त है, इसके शासक में एक शासन काल में एक कवि हुआ हरिसेन। हरिसेन है वो क्या है, समुद्रगुप्त का राज कवि है। इन्होंने एक प्रयाग प्रस्तुति लिखवाई। किसने? समुद्रगुप्त ने लिखवाई। किसके द्वारा? किसने लिखी? वो लिखी राज कवि हरिसेन ने। उसकी भाषा थी वो संस्कृत। ठीक है, जो हरिसेन ने लिखी संस्कृत इसकी भाषा थी। किसकी? ठीक है, भाषा इसकी रही संस्कृत। ठीक है, संस्कृत इसकी भाषा रही। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, और प्रयाग परिस्थिति को इलाहाबाद परिस्थिति के जो अभिलेख भी कहा जाता है और इसको प्रयाग परिस्थिति भी कहते हैं। ठीक है, जो हरिसेन ने लिखी, किसका? ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। और इनकी भाषा जो इन्होंने लिखी, जो ये प्रयाग परिस्थिति ली, इसकी भाषा रही वो संस्कृत थी। और इसमें किसका वर्णन किया गया? जो प्रयाग परिस्थिति या फिर इलाहाबाद परिस्थिति, उसमें किसका वर्णन किया हरिसेन ने? वो किया समुद्रगुप्त जो है उसका वर्णन किया गया। समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने समुद्रगुप्त की जो भी विजय है उनका भी वर्णन किया। एक तो उनकी उपलब्धियां क्या रही और एक उनकी विजय क्या क्या थी, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखो, जो ये इन्होंने प्रयाग परिस्थिति, ये इसकी क्या है? आत्मकथा भी है। किसकी? समुद्रगुप्त की आत्मकथा एक प्रकार से। ठीक है, आत्मकथा भी है। जो प्रयाग परिस्थिति एक प्रकार से आत्मकथा है समुद्रगुप्त की। ठीक है, और आप इसमें लिखो। और तीसरा पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो। ये पहला पॉइंट उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, विजयों का वर्णन किया है। तीसरा लिखो कि जो सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया, जो सांस्कृतिक थी उपलब्धियां थी उसका भी इन्होंने वर्णन किया एक प्रकार से। ठीक है,
और आगे देखें तो आपको मिलेगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन सा, ये तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, ये सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ये। और इसके बाद शासक हुआ कुमारगुप्त, और इसके बाद सातवां शासक हुआ वो स्कंदगुप्त। इस शासकों के बारे में इतना विवरण नहीं दिया, फिर भी शासक का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किसके बाद में होगा, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर इसका आपको ध्यान रख सकते हैं आप समुद्रगुप्त और ये चंद्रगुप्त के बारे में फर्स्ट। और गुप्त साम्राज्य की जानकारी की बात करें कि जानकारी के अगर क्या स्रोत रहे होंगे, वो था विदेशी यात्री। जो भी विदेशी यात्री थे उन्होंने जो भी गुप्त साम्राज्य काल में जो भी घटनाएं हुई, जो भी सामाजिक, आर्थिक, जो भी राजनीतिक, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। मतलब जो भी विदेशी यात्री आए, विदेशी यात्री तो आपको इन्होंने जानकारी दी गुप्त साम्राज्य के बारे में। और जानकारी विदेशी यात्री कौन कौन से आए, तो पहला था इत्संग, जो इतिसंग था वो था, और दूसरा था फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। जो फाहियान था वो किसके समय आया, चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया। और आपको पता होना चाहिए दूसरा, ये इनके दोनों के विवरण से पता चलता है। दूसरे थे सिक्के और अभिलेख। इनके बाद सिक्के और अभिलेखों से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी की स्रोत जो गुप्त साम्राज्य की दृष्टि के लिए, मतलब गुप्त साम्राज्य की दृष्टि से देखें तो ये सिक्के और अभिलेख महत्वपूर्ण थे, ये विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखें तो सामंत प्रथा आपको एक बुक्स में दिया हो, सामंत प्रथा है, उसके बारे में देखें तो सामंत प्रथा किसे कहते थे, सामंत प्रथा क्या होती थी। सामंत प्रथा होती जो व्यक्ति क्या होते थे, शक्तिशाली होते थे, क्या होते थे, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, और इन लोगों द्वारा जो अच्छे कार्य, जो सामंतवाद होते ये अच्छे कार्य करते थे। और कार्य करने के कारण क्या होता, राजा होता था, इन्हें क्या होता, भूमि दान करता था या करते थे, उसे सामंतवाद कहते हैं। इसके और भी इसके विषय में लिखें आप, और तथा क्या लिखना, उसके बाद में ये इनको भूमि दान करते थे, उसके बाद तथा लिखो, तथा वहाँ पर ये अपना शासन चलाते थे। मतलब वहाँ पर क्या थी, सामंतवाद, अपना जो राजा इनको भूमि दान में दी जाती थी, और सामंतवाद है, जो सामंत लोग होते थे वो वहाँ पर अपना शासन करते थे, और उसी भूमि से वह अपना संसाधन प्राप्ति हेतु उनसे यह जीवन यापन करते थे। उसी भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था उसी से ये उसी को यही रखते थे, मतलब खुद ही रखते थे। इससे जो भी इनको संसाधनों से जो भी इनको राजस्व प्राप्त होता, जो वो सामंत लोग खुद रखते थे, राजा को नहीं देते थे, क्योंकि राजा ने इनको भूमि दान दे दी थी। और न्याय व्यवस्था के संचालन भी करते, जो सामंत लोग होते थे, सामंत वो क्या करते थे, एक न्याय व्यवस्था का भी संचालन करते थे। तो इस प्रकार से सामंतवाद में आप लिख सकते हो, सामंतवाद में आपको, ठीक है। आगे देखें, सामंतवाद है, सामंतवाद क्या होता था, राजा और राजा के बाद में जो भी होता था वो होता सामंत, ठीक है। सामंतवाद के बारे में आपने लिख लिया है। आगे देखते हैं, तो आगे टॉपिक है आपका सूरदर्शन झील के बारे में थोड़ा बहुत विवरण देता हूँ कि सूरदर्शन की झील में, कि सूरदर्शन का निर्माण है वो मौर्य वंश के समय हुआ। जो सूरदर्शन झील है जो एक कृत्रिम झील मानी गई है, ठीक है, कृत्रिम। और ये शासक हुआ किसके शासक काल में, ये हुआ चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके शासनकाल में सूरदर्शन झील निर्माण की गई। और कहाँ पर है ये सूरदर्शन झील, ये गुजरात का जो गिरनार है वहाँ पर ये सूरदर्शन झील है। और इस कृत्रिम झील है सिंचाई के लिए निर्मित की गई, ये आपको ध्यान रखना। और इस सूरदर्शन झील है वो दो नदियों के संगम सुवर्णसिक्ता, और एक और है आपको ध्यान रखना पिलासिनी, क्या पिलासिनी, ये दो नदियां हैं, इनके संगम पर इनका निर्माण किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन रहता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे देखें तो, और ये सुदर्शन झील है, इसके बाद जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त हो, वो होती है जूनागढ़, जानकारी जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त हो। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किसका है, वो है आपके सभी को पता है, इसका जो है रुद्र दामन है, रुद्र दामन है, उनके अभिलेख से प्राप्त होता है। और
मरम्मत है वो संक शासक रुद्रदामन ने करवाया। अभिलेख की जूनागढ़ वो भी रुद्रदामन का, और ये जो मरम्मत करवाई, जो सूरदर्शन झील है उसकी मरम्मत किसने करवाई, तो मरम्मत कराई, निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के समय हुआ इनका, और शासक है इन्होंने यहाँ पर निर्माण करवाया। लेकिन जो उनका मरम्मत थी, मतलब एक प्रकार से दोबारा टूटी फूटी उनको दोबारा मरम्मत करवाई, तो उसको वो था रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन ने करवाई। ठीक है, इसकी मरम्मत है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आपको कभी कभार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि, तो आगे देखें तो ये हो गया टॉपिक यहाँ सुदर्शन झील के विषय में। आगे देखते हैं कि जनता में राजा की छवि कैसी, किताब के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो भी टॉपिक किताब में उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं कि जनता में राजा की छवि कैसी थी। छवि मतलब उनकी इमेज कैसी थी। तो देखें तो 600, ये इमेज कब की बात कर रहा है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो जनता में राजा की छवि है वो अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अभिलेख आप सभी को पता है, अभिलेख कौन लिखवाता है, अभिलेख एक राजा लिखवाता है, और राजा कभी भी अपनी छवि मतलब प्रस्तुत नहीं करता था एक प्रकार से। ठीक है, वो अपने उन अभिलेखों से अपनी और खराब छवि है उसको दिखाना नहीं चाहता। तो कह सकते हैं कि अभिलेखों से इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती, छवि की जानकारी प्राप्त नहीं होती एक प्रकार से। ठीक है, अभिलेखों से इनका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं है एक प्रकार से नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उल्लेख नहीं है, अभिलेखों में उल्लेख नहीं। तो फिर किस में उल्लेख है कि राजा की छवि कैसी? तो वो थी जातक कथाएं। जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म में होती थी, और दूसरा होता था जो पंचतंत्र, और इसकी भाषा है जातक कथाएं, ये थी, इनकी भाषा थी वो थी पाली। जो भी जातक कथाएं लिखी जाती थी वो पाली भाषा में लिखी जाती थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब जातक कथाओं के विषय में आप लिख सकते हैं कि इतिहासकारों ने क्या किया, जातक कथाओं का सहारा लिया और पंचतंत्रों का सहारा लिया, ये आप लिख सकते हैं। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ये जातक कथाएं बौद्ध धर्म काल में, ठीक है, हुई। तो प्राचीन समय में जो भी महाराजा या पर राजा होता था उनको अपने कहानियाँ, उनको क्या होती, कहानियाँ एक प्रकार से सुनाई जाती थी, और वह कहानियाँ होती थी, क्या होती थी, एक शिक्षाप्रद होती थी, और उसे मौखिक सुनाई जाती थी। मतलब शिक्षाप्रद और मौखिक होती थी, लिखित नहीं, मौखिक ये होती थी एक प्रकार से। ठीक है, इसके बारे में। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है यहाँ पर, एक गंध तिंदु है जो जातक कथा का एक भाग है, गंध तिंदु, और उसमें क्या है, राजा जो कुटिल राजा है उनकी जानकारी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे लोगों ये यहाँ से राजा की जानकारी के बारे, कुटिल राजा के बारे में बताया गया जातक कथा जो गंध तिंदु है। ठीक, एक भाग है गंध तिंदु। लोगों का क्या मानना था कि लोग क्या मानते थे, मतलब राजा की छवि के बारे में क्या मतलब सोचते थे, तो लोग क्या कहते थे, लोग कहते थे कि हमें दिन में तो डकैत क्या करते, लूटते थे। ठीक है, डकैत चोर कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखो आप इसमें कि हमें दिन में तो डकैत लूटते थे, और रात को क्या, राजा के जो भी अधिकारी होते थे वो हमसे तरह तरह के राजस्व यानी कर वसूलते थे। दिन में डकैत, रात में राजा के जो भी अधिकारी होते हैं वो राजस्व वो हमसे वसूलते। तो इस प्रकार से ये लोग मानते। तो इस प्रकार से अपन क्या निष्कर्ष निकालें, आखिरकार क्या राजा की छवि रहेगी होगी, उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो उस निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष मैंने यहाँ पर लिख लिया कि उपयुक्त जो भी ये कारण यहाँ से निष्कर्ष यहाँ से निकलता है, ये जो इस जनता में राजा की छवि, यहाँ इस सारे पैराग्राफ से ये निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त कारणों से हम कह सकते हैं कि जनता में राजा की छवि अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी नहीं थी इस प्रकार। दूसरा इसका निष्कर्ष है कि राजा है, जनता है राजा से दुखी थी, राजा व जनता के बीच में संबंध तनावपूर्ण थे। पहला तो लिखते हैं जनता और राजा से, मतलब जनता होती राजा से दुखी थी, और दूसरा राजा और जनता के बीच में संबंध थे, जो भी रिलेशन थे वो क्या थे, अच्छे नहीं, तनावपूर्ण थे एक प्रकार से। ठीक है, और आगे आप लिख सकते हैं राजा द्वारा जनता पर भारी कर लगाया जाता था। आप सभी को पता है कि अगर अकाल भी पड़ जाता तो राजा है अपना कर है और नियमित समय पर और पूरा वसूलता, जिससे भी और जनता है वो दुखी थी। और इस समय क्या, राजा के समय किसानों की स्थिति भी दयनीय थी। ये भी निष्कर्ष निकाल जाता है कि राजाओं के समय क्या हुआ, किसानों की जो स्थिति थी जो भी वो क्या थी, एक दयनीय एक प्रकार से थी, जिससे क्या हुआ, लोग क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हुए। आप सभी को पता है लोग क्या हुआ, लोग गाँव से जंगलों में
क्या हुए, पलायन हुए, जिससे उनको राहत मिली। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष मैंने बता दी, 4 से 5 आप अंतिम जो निष्कर्ष इसके पूरे पैराग्राफ का निकलता है ये मैंने बता दिया है। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए आए तो लाइक शेयर कॉमेंट भी करते रहिए। वंदे मातरम।